नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। समय की मांग, जेन-ज़ी ऑन डिमांड। और आजकल इस वक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक हवा सी चल रही है जहां पर जेन-ज़ी अप्रोच, जेन-ज़ी लिंगो, जेन-ज़ी कल्चर, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन बात मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में करने जा रही हूँ, भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में करने जा रही हूँ। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, एक बहुत बड़े जनरेशनल शिफ्ट से ये दौर गुजर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज भी गुजर रही है। आपने देखा कि कैसे बीजेपी में भी एक जनरेशनल शिफ्ट लाने की कोशिश की गई और इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तौर पर चुने गए और उनकी भी जो टीम बनाई जा रही है उसमें भी युवाओं को तरजीह दी जा रही है। हालांकि वो जो आप देख रहे हैं वो जनरेशनल शिफ्ट जो है वो अभी मिलेनियल्स की दिखाई दे रही है, लेकिन मिलेनियल्स के बाद ही आती है जेन-ज़ी वाली जनरेशन, यानी हमारे से बाद वाली पीढ़ी, वो पीढ़ी जो इस वक्त कॉलेज में है, और फिर उसके बाद आती है जेन अल्फा जो इस वक्त स्कूल में है। तो जेन अल्फा, जेन-ज़ी, इसे लेकर जो डिस्कोर्स शुरू हुआ है और खास तौर पर जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद एक अलग तरीके की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब वो समय आ गया है जब हमें इस जनरेशन को अप्रोच करना होगा, इनकी डिमांड को समझना होगा, इनकी समस्याओं को समझना होगा, इनके लेवल पर आकर समझना होगा। मैं कई बार पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जो जनरेशन है जिसे हम जनरेशन ज़ी कहते हैं, ये जनरेशन लाग लपेट के साथ बात नहीं करती। ये पुराने जितने मापदंड है, जितने कायदे कानून हैं कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, बड़ों ने जो कह दिया बस उसे मानना होगा, कोई तर्क वितर्क नहीं होगा, ये जनरेशन उन मापदंडों पर नहीं चलती है। इनके नोशंस, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी आइडेंटिटी, इनका सेक्सुअल चॉइस, सब कुछ बहुत अलग है। ये पैरामीटर्स बिल्कुल अलग हैं जो पुराने तमाम पैरामीटर्स को ध्वस्त करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पसंद करते, ये एडजस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, ये डायलॉग पसंद करते हैं और सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन। अगर डायलॉग इनकी मर्जी का नहीं है तो ये कन्फ्रंट करते हैं, और कन्फ्रंटेशन के साथ साथ ये एडजस्टमेंट की नीति नहीं बल्कि सेटलमेंट चाहते हैं। अगर इनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए, इस पर नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ये चलते हैं। इसलिए जंतर मंतर पर भी जो आपने नीट प्रोटेस्ट देखा छात्रों का, वो बिल्कुल डायरेक्ट था, फोकस्ड था, उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए सरकार से। या फिर जो इस वक्त आप झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, उन्हें भी पता है उन्हें क्या चाहिए सरकार से। तो ये जो अप्रोच है जो हमारी पीढ़ी, यानी कि मैं मिलेनियल जनरेशन की हूँ और मुझसे पुरानी पीढ़ी जो जेन एक्स जनरेशन की है, हम लोग एक मध्यम मार्ग लेकर चलने वाली जनरेशन थी। हमें ऐसा लगता था कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, या हमारी से पिछली पीढ़ी ने क्या क्या देखा, क्या क्या सोचा समझा, उनके अनुभव क्या है, उस अनुभव के आधार पर फिर हमने अपनी अप्रोच बनाई। और इतना तो आपको मानना होगा, ये जो मिलेनियल जनरेशन है, ख़ास तौर पर जो मेरी वाली जनरेशन है, उसने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, बहुत सारे एडजस्टमेंट किए। मसलन उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि नीट पेपर लीक का मसला कोई आज का मसला नहीं है। ये मेरी जनरेशन में भी जब हम कॉलेजेस में थे तब हम अक्सर इस तरीके के पेपर लीक की खबरें सुना करते थे, लेकिन कभी इतना वायलेंट, इतना डिसिसिव अप्रोच के साथ हमारे दौर के स्टूडेंट्स ने सरकार को कभी झकझोरा भी नहीं था। हमसे पिछली जनरेशन ने ज़रूर ये किया था। हमसे पिछली की पिछली जनरेशन ने भी, जो आपने जेपी का आंदोलन देखा था, जो पूरे देश को झकझोरने वाला आंदोलन था, उसने ज़रूर ये किया था। एकमात्र आंदोलन जो हमारे कॉलेज
के टाइम में हुआ है वो हुआ है अन्ना हजारे का आंदोलन। मंडल कमीशन के भी जो आंदोलन हुए थे वो पहले हो गए थे और उनके भी जो नेतृत्व करने वाले नेता थे वो जेनेक्स जनरेशन के थे, मिलेनियन जनरेशन के नहीं थे। वो या तो मिलेनियन जनरेशन में आ रहे थे। तो इतना आप समझिए कि हमेशा एक या दो जनरेशन के बाद एक बड़ा विस्फोट सा आपको दिखाई देता है, जहां पर कोई छोटे छोटे बदलाव नहीं होते बल्कि एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होता है। एक ओवरहॉलिंग जनरेशन की चलती है, वो ओवरहॉलिंग हुई है और जनरेशन ज़ी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक बिंदु है मेंटल हेल्थ का। 2-3 इश्यूज इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो ये जनरेशन पिक करती है, वो एक मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली उस पर बात करना चाहती है। वो अपनी कमजोरियां दिखाने में शर्मिंदा नहीं होती है। हमारी जनरेशन अपनी कमजोरियां दिखाने में, समाज में सामने आने में शर्मिंदगी महसूस करते थे कि फलाना चाची क्या बोलेगी, बुआ क्या बोलेगी, या मेरा ताऊ क्या बोलेगा, या फलाने का पड़ोसी क्या बोलेगा। समाज की इतनी सारे बैरिकेड्स में हम लोगों की सोच काम करती थी। इस जनरेशन के पास वो बैरिकेड नहीं है। ये बिना किसी बैरिकेड के स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखती है। तो इसने, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इनकी सेक्सुअलिटी हो, इन पर बहुत खुल करके, इन्वायरमेंट चेंज की बात हो, इन पर बहुत खुलकर बात करनी शुरू कर दी इस जनरेशन ने। तो इसकी पिछली जनरेशन को भी ये लगा, आर वी लैगिंग बिहाइंड? क्या हम कहीं पीछे छूट रहे हैं? क्या हम समय को समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ एन आवर, दिस मिनट? बहुत सारी चीज़ों में आप कमियां निकाल सकते हैं जेन ज़ी में, लेकिन इस मामले में तो आपको ये अप्रोच देखनी होगी कि ये लोग बड़े ही इस मामले में फोकस्ड हैं कि व्हाट दे वांट। इसीलिए चाहे वो बीजेपी हो, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो आरएसएस जैसा इतना पुराना संगठन जिसने इतने वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है, आरएसएस भी जेन ज़ी को अप्रोच कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेन ज़ी लिंगो के जरिए जेन ज़ी को अप्रोच कर रहे हैं, उनसे डायलॉग कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हैं। अब इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो अपनी जेन ज़ी के साथ डायलॉग की, उसमें उन्होंने क्या बातें कही। अब मैं एक एक करके इस बात को डिकोड करने की कोशिश करती हूँ एजेंडा में। अब उन्होंने कहा कि युवा आंदोलनों और सरकार की चूक पर जो बात उन्होंने कही कि संवाद की कमी है, और ये संवाद की कमी क्या, सरकार का एक चरित्र होता है, वो पहले किसी भी चीज को बॉयल होने देता है और देखता है कि कितनी ऊर्जा उसके अंदर से निकलेगी, वो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ तक है, क्या कोई डिजास्टर तक लेकर जाता है, क्या सरकार के लिए कोई चुनौती बनकर खड़ी होता है, या वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसलिए ये सरकार का चरित्र होता है, फिर चाहे कोई भी सरकार में क्यों ना हो। अभी ये जेन ज़ी आंदोलन हुआ, मौजूदा बीजेपी सरकार में, एनडीए सरकार में आंदोलन हुआ, तो इसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़े अच्छे से समझाया और इसे समझने की ज़रूरत भी है। और ये बात केवल सरकार के काम करने के तरीके में नहीं, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर, परिवार के स्ट्रक्चर पे भी आप इसे लागू करके देखिए कि जहाँ भी संवादहीनता होती है वहाँ पर समस्या पैदा होती है। अगर कॉलेज का प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से बात नहीं करेगा, अगर कॉलेज का चांसलर, वाइस चांसलर अगर अपने प्रोफेसर के माध्यम से डायरेक्ट स्टूडेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो विस्फोट होना तय है। सरकार अगर डायरेक्ट छात्रों से बात करना नहीं शुरू करती, तो ये आंदोलन भी किसी और मोड़ पर जा सकता था, ये और विध्वंसक हो सकता था, सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और छात्रों के लिए भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवाद लगातार बनते चले जाना चाहिए, एक डायलॉग, परस्पर संवाद होना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते युवाओं से बात कर लेती तो शायद ये परेशानी कभी पैदा ही नहीं होती। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो जेन ज़ी की देशभक्ति, उनके राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही। उन्होंने कहा कि सबसे ईमानदार पीढ़ी मैं मानता हूँ जेन ज़ी को और जेन अल्फा को। अब उसमें एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखती हूँ, और ये हो सकता है आपको लगेगा कि ये उदाहरण तो बड़ा ही किडिश है, बड़ा ही चाइल्डिश है, लेकिन ये कॉलेज के ज़माने में हर किसी ने किया। लेकिन हमारे ज़माने के कॉलेज में और आजकल के कॉलेज जाने वाले बच्चों के ज़माने में क्या अंतर है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। हमारे ज़माने में जब हम कॉलेज जाने के दौरान ये सोच रहे थे कि भाई अपने फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने चले जाएं, तो हम कोशिश करते थे कि माता पिता को ना बताएं। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे तो बताना नहीं होगा, पूछना होगा, और पूछेंगे तो हो सकता है मना कर दिया जाएगा और हो सकता है हमारा प्लान चौपट हो जाए। तो हम बचते थे इस तरीके की बातें कहने से और चुपचाप अपना कॉलेज से निकले, फटाफट फिल्म देख के घर पहुंच गए, मम्मी पापा को पता भी नहीं चला और अपना एंटरटेनमेंट भी हो गया। लेकिन ये जनरेशन ऐसी नहीं है, वो एकदम साफ साफ सामने बताती है। वो ये कहती है कि भाई हम इतने दोस्तों का ग्रुप है, हम फिल्म देखने जाना चाहते हैं, हम इतने बजे फिल्म देखेंगे, इतने बजे तक हम घर लौट आएंगे। दे आर नॉट आस्किंग फॉर परमिशन, दे आर इन्फॉर्मिंग यू, बट एटलीस्ट दे आर इन्फॉर्मिंग यू। बड़ी ईमानदारी से अपनी बात बता देते हैं, और इसलिए कई बार घर में बहस भी होती है। हमारे समय में या हमारे से पिछली पीढ़ी में घर में बहुत ज़्यादा बहस के लिए जगह ही नहीं थी। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया, हालांकि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से इस उदाहरण का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये उदाहरण देने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि दैट अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ दिस जनरेशन। दे टॉक, दे इन्फॉर्म, और अगर आपने नेगोशिएशन में इन्हें समझाने में आपने कामयाबी हासिल कर ली कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस, एंड इफ दे अंडरस्टैंड दैट, तब तो बात बन गई। लेकिन अगर आप नेगोशिएट नहीं कर पाए, they don't step back. They will inform you and they will do the way they want to conduct, है ना। और जिनसी आंदोलन में भी आपने देखा, ये जो छात्रों का आंदोलन था और अभी जो झारखंड में भी हो रहा है, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने कहा कि भाई हम एक राइट कॉज के साथ सड़क पर है, हमने अपने माता पिता को नहीं बताया, हम तो सीधा आकर बैठ गए धरने पर और हम प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी डिमांड है। तो इसलिए डायलॉग ये बच्चे बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं। इसलिए जो पहली बात मोहन भागवत ने कही कि भाई हमें बातचीत करनी होगी, संवाद करना होगा, कन्फ्रंटेशन नहीं करना होगा, डायलॉग करना होगा, तो ये अभी की जो जनरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो ईमानदार उन्हें बता रहे हैं। अच्छा, राष्ट्र विरोधी नहीं। उन्होंने कहा आंदोलन करने वाले युवाओं को एंटी नेशनल कहना गलत है, वे हमारे और अपने लोग हैं और हमारी अगली पीढ़ी है। लॉजिकल जवाब की मांग करते हैं। पुरानी पीढ़ी बड़ों की बात बिना सवाल किए मान लेती थी, आज के युवा सवाल पूछते हैं और उन्हें लॉजिकल जवाब चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, जो हमारे देश की समस्या है, वो झारखंड का छात्र हो, दिल्ली का छात्र हो, यूपी का हो, बिहार का हो, जम्मू कश्मीर का हो, केरल का हो, कहीं का भी छात्र हो इस पूरे देश में, उसके सामने बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि पूरी जो शिक्षा प्रणाली है और उसके साथ जुड़ी हुई जो परीक्षा प्रणाली है, उसमें करप्शन की जड़ें इतनी गहरी तक छा गई हैं कि बच्चे आज सड़क पर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, उसके पास जिम्मेदारी ये है कि छात्रों की बेसिक डिमांड को वो पूरी करें, और ये साझा दायित्व से हो सकता है। उसमें सरकार का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, जुडिशरी का रोल है, फैमिली का रोल है, एज अ सोसाइटी रोल है। अब हमारे देश में जो शिक्षा तंत्र जो है वो पूरी तरीके से कमर्शियलाइज हो गया है। आज कमर्शियलाइजेशन की वजह से जो उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए 6% का बजट बढ़ाने का वो समर्थन देते हैं। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबके लिए है। आप मिड डे मील की स्थिति देखिए, जहां पर पानी में आलू तैरते हुए दिखाई देते हों, जहां स्कूलों में शौचालय की कमी आज भी एक बड़ी चुनौती हो, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और यह बुनियादी आवश्यकता है। और इसके लिए अगर सड़क पर आना भी पड़े तो छात्रों को आना चाहिए, और वही छात्र कर रहे हैं। तो ये जो बात जिनसी से कनेक्ट करने की है, वो संघ प्रमुख मोहन भागवत बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया और डीप फेक पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केवल किसी चीज़ पर बैन लगाने से वो ब्लैक मार्केट में ज़्यादा चलने लगेगी, समाज का व्यवहार तो नहीं बदलेगा। तो बेटर ये है कि डीप फेक को ख़त्म किया जाए, सोशल मीडिया कंस्ट्रक्टिव बनाया जाए, और इसके साथ साथ
जो विचार है उसको परिष्कृत किया जाए, जिससे कि व्यवहार बदले। योग में कई बार हम ये कहते हैं कि हमारे विचार, व्यवहार, वाणी, हम कैसी शिक्षा पद्धति से आते हैं, हम कैसे घर से आते हैं, कैसे समाज से हम आते हैं, वो हमारी बोलने, चालने, बैठने, उठने, खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने के तौर तरीकों में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आहार, विहार, वाणी, व्यवहार, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, इससे एक पर्सनालिटी तैयार होती है। और वो पर्सनालिटी बनाने का काम तो केवल समाज ही कर सकता है, वो केवल एक सरकार के हाथ की बात नहीं है। जिस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिस तरीके के नॉनसेंस कंटेंट क्रिएट किए गए, मैं उसे कोई जेंसी की ताकत नहीं मानती हूँ। हाँ, लेकिन वो उनके आक्रोश को प्रकट करने का तरीका हो सकता है। तो हमारे समाज में कैसी भाषा होनी चाहिए, कैसे व्यवहार का तरीका होना चाहिए, ये एक सामाजिक समस्या हो सकती है। उस पर समाज को ही काम करना है, किसी सरकार को काम नहीं करना है। तो हमारा डायलॉग इशू सेंट्रिक होना चाहिए। ये जेंसी को अप्रोच किया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, और आप इसका रिफ्लेक्शन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जब से ये नीट का मामला शुरू हुआ, डायलॉग करना। अभी एक वीडियो उन्होंने और बनाया जो कि जेंसी लिंगो में भी उन्होंने उसमें यूज किया, GRWM, लाइक गेट रेडी विथ मी, और उन्होंने हैंडलूम का प्रचार किया। अब ये कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे जेंसी पहले से कर रहे हैं। साड़ी कैसे पहननी है, खाना कैसे बनाना है, कौन सा खाना, पर्यटन के कौन से स्थल हैं, देश में क्या बहुत अच्छा हो रहा है, क्या बहुत बुरा हो रहा है। दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, जो ये जेंसी बहुत अच्छे से कर रही है, और उसी को टारगेट किया, उसी को अप्रोच किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। क्यों? क्योंकि वो जो जेन अल्फा की हम बात कर रहे हैं या जेन ज़ी की हम बात कर रहे हैं, तो जेन ज़ी ऑलरेडी वोट देने वाली जनरेशन हो चुकी है, और जेन अल्फा वो है जो अभी स्कूलों में है, और अब अगली पीढ़ी, ये जेन अल्फा और जेन ज़ी मिलकर एक बहुत बड़ा एज ब्रैकेट तैयार ऐसा होगा जो किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने और सत्ता से बेदखल करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने जाने वाला है। तो इसलिए आप चाहे राहुल गांधी को भी देखेंगे कि डॉग को लेकर वीडियो बना देना, या आस्क एनीथिंग जैसा ड्राइव चलाना, या छात्रों की गूंज करना, मेन फोकस इज टू एड्रेस द जनरेशन नेक्स्ट, मिलेनियल की बाद वाली जनरेशन को एड्रेस करना है। इन पॉलिटिकल पार्टीज का आधार, जीत और हार का जो तय करने जा रहा है, ये आने वाली जनरेशन ही होने जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि आज का एजेंडा है कि समय की मांग है, जेंसी ऑन डिमांड है। इस पर आपकी क्या राय है? कैसे विचार होने चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा सोशल मीडिया कंटेंट होना चाहिए, कैसा डिस्कशन होना चाहिए, डायलॉग का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, इश्यूज क्या हो सकते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही कर रही है, कौन गलत कर रही है, ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए खुला है। आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।